कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है कि ना हम रो सकते हैं ना हार मान सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। 2023 से लेकर के अब तक मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर्स के फॉलोअप पर हूँ। आज मैं बात करूंगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जिस गांठ का ऑपरेशन किया गया था, वो असल में फाइब्रोडेनोमा ना होकर के कैंसर थी। ये कहानी उस समय की है जब मैं प्रेग्नेंट थी और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। मैं पहली बार माँ बनने जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस प्रेगनेंसी को लेकर के। तो मेरा जो पहला मंथ था, मेरे पहले मंथ में ही, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उसी मंथ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि मुझे बार बार बीपी लो होना और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी थी। दूसरे ही महीने में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर थर्ड मंथ में मेरी बॉडी में इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इचिंग करते समय ही मुझे पता चला कि मेरे राइट ब्रेस्ट में एक छोटी-सी गाँठ है, जो एक बादाम के शेप के बराबर है। ये बात मैंने मेरे पति को बताई और मेरे पति मुझे अगले ही दिन डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास जब हम गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और उसमें हमें बताया कि ये सिर्फ़ फाइब्रोडेनोमा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम एकदम टेंशन फ्री हो गए और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। पर मैंने देखा कि मेरे 4th मंथ में ही मुझे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। तो ये बात मैंने डॉक्टर को बताई। मैं डॉक्टर के पास फिर गई, मैंने बताया कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और मेरी जो गाँठ है वो थोड़ी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ़ अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दो और प्रेगनेंसी में अक्सर ये सब हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। हर किसी की प्रेगनेंसी में थोड़े अलग-अलग सिम्पटम होते हैं। तो डॉक्टर की ये बात सुन कर के मैं फिर से टेंशन फ्री हो गई और मेरा जो 5th मंथ था, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मेरे ब्रेस्ट में पेन होने लगा था। मैंने ऐसा लगता था कि जैसे कोई जानबूझ करके मुझे मेरे ब्रेस्ट में सुई चुभो रहा हो। एक दिन मैंने अपने आप को मिरर में बिना कपड़ों के देखा। मैंने देखा कि मेरा जो राइट ब्रेस्ट है वो पूरी तरीके से रेड हो गया है, उसमें उसका जो निप्पल है वो पूरा अंदर की तरफ धँसा हुआ है। फिर से हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से सोनोग्राफ़ी की और हमें बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो कल ही हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हमें प्रेगनेंसी में उस ऑपरेशन के लिए मंजूरी देनी पड़ी। अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था। मैं ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही पहुँची तो जो मेरे गायनी थे उन्होंने एक सर्जन को बुलाया था ऑपरेशन करने के लिए। तो डॉक्टर उस सर्जन से बोल रहे थे कि थोड़ा, जब मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, तो डॉक्टर ने उन सर्जन से बोला कि थोड़ा सँभल कर, ये 6th मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मेरा ऑपरेशन मेरा हो चुका था और मतलब मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे मेरे कानों में थोड़ी-थोड़ी ऐसे आवाज़ आने लगी कि जैसे बहुत दूर से कोई कुछ तो बात कर रहा है। तो बेहोशी की हालत में ही, मतलब मुझे उस टाइम पे भी मुझे मेरे बच्चे का डर लगने लगा। मैं बेहोशी की हालत में ही पूछने लगी कि क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बार-बार सिर्फ़ यही पूछ रही थी कि क्या हुआ? ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी की हालत में मैं किस तरीके से क्या हुआ? रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या डर था। हुआ? दीदी इधर के हाइजीस्ट चल रहे। उस टाइम पर मैं सिर्फ़ अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उस टाइम सिर्फ़ ये जो मेरे साथ में हो रहा था, ये हम मुंबई में थे, वहाँ पे हो रहा था।
मुंबई में मेरी फैमिली नहीं थी, सिर्फ मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे और मेरे हस्बैंड के की बहन थी बड़ी वाली, वो उनकी शादी मुंबई में ही हुई है, तो वो भी मुंबई में ही थी। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली ननंद वो ही मुझे सँभाल रहे थे। मेरी बड़ी वाली ननंद ने मुझे इस तरीके से उस टाइम पर सँभाला कि जैसे कोई अपनी बेटी को देखता है, एक माँ की तरह उन्होंने मुझे सँभाला उस टाइम पर। सब कुछ ठीक था। अगले ही दिन मैं घर आ गई। मैंने देखा कि डॉक्टर ने मेरे जो जहाँ पे मुझे कट लगाया है, जो मेरा ब्लॉक निकाला है, जो मेरी गाँठ निकाली है, उसे स्टिच नहीं किया है। और उसे स्टिच नहीं किया गया था। उसमें कॉटन डाल करके और बहुत सारी दवाइयाँ, जो उनका जो मेडिसिन रहती हैं वो सब डाल करके उसको ऐसे ही उन्होंने छोड़ा था, टेप लगा करके। फिर डॉक्टर मुझे हर एक दिन छोड़ के मुझे ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे और जो मेरी ड्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। वो मुझसे सहन नहीं होती थी। मुझे इतना पेन होता था उसमें, इतना इतना मुझे पेन होता था उसमें। वो मतलब जो मेरी ड्रेसिंग करते थे उसमें हाइड्रोजन डाल करके मैं बहुत ज़्यादा चीखती थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। उस टाइम पर जब मैं बेड पर लेटी थी, जब डॉक्टर मेरा जब डॉक्टर मेरी ड्रेसिंग करते थे तो मैं बेड पर जब लेटी थी तो मैं इतना ज़ोर-ज़ोर से चीखती थी, चिल्लाती थी। मुझे उस टाइम पर मैं सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा को याद करती थी। मैं ये सोचती थी अ, कि उनको पता भी नहीं है कि उनकी बेटी किस दर्द से गुज़र रही है। उनकी बेटी किस दर्द से गुज़र रही है। और मैं ये सोचती थी कि क्या प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं सबको जो मुझे हो रही हैं। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसी प्रॉब्लम सबको होती हैं, क्या माँ बनना इतना कठिन होता है? क्या माँ बनना इतना ही कठिन होता है जितना कठिन मुझे लग रहा है? मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी। सब कुछ ऐसे ही चलने लगा, हर एक दिन छोड़ कर के मेरी ड्रेसिंग होने लगी। मुझे इतना पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतना पेन क्यों दिया जा रहा है? क्यों मुझे इस तरीके से परेशानी हो रही है? क्योंकि मेरे साथ में कई लोग ऐसे प्रेग्नेंट थे जिनकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल नहीं चल रही थी। उसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो वो फ़ेज़ जो था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब फ़ेज़ था। उसे मैं जब भी सोचती हूँ, जब भी मैं उसके बारे में बात करती हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा फ़ेज़ था, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ़ मुझे सँभालने वाले मेरे पति थे, मेरे मम्मी-पापा नहीं थे, मेरी फ़ैमिली नहीं थी और जो मेरी ननंद थी, उनकी भी एक फ़ैमिली थी, तो वो आती थी कभी-कभी। हाँ, एक उस टाइम पे एक मेरी फ्रेंड थी सोनाली, उसने मुझे बहुत सँभाला। सिर्फ़ उससे मेरी फ्रेंडशिप सिर्फ़ 5 महीने की थी, पर उसने ऐसे मुझे इस तरीके से सँभाला जैसे कोई मेरी सगी बहन हो, उस तरीके से उसने मुझे सँभाला। मेरा वो ध्यान रखती थी। वैसे तो ये घर से ही काम कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन अगर ये किसी कारणवश ऑफ़िस जाते थे, तो ये सोनाली को ही बोल के जाते थे। तो सोनाली पूरे दिन मेरे साथ में रहती थी, मेरा ध्यान रखती थी, मेरे खाने का ध्यान रखती थी और एक दिन मुझे फ़ीवर आया था तो सोनाली ने मुझे मेरे हाथों पे, पैरों पर ठंडी पट्टियाँ रखी। पूरे दिन सोनाली मेरे साथ ही रही। फिर जो
जिस जो मेरी गाँठ निकाली थी उसकी जब रिपोर्ट आई, कुछ दिनों बाद उसकी जब रिपोर्ट आई तो मेरे पति को बताया गया कि अ, उनकी उनके जो ब्रेस्ट में गाँठ थी उसमें कैंसर आया है। मेरे पति ने उस पे बिलीव नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अच्छे से चेक करो। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम और अच्छे वाले लैब में भेजते हैं और जब उसका रिपोर्ट आएगा तब हम उस रिपोर्ट को फाइनल मानेंगे। तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं रोज देखती मेरे पति को, वो रातों में वो सोते नहीं थे, वो सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते थे। जब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बार बार वॉशरूम के लिए उठती थी, तो मैं उनसे बार बार बोलती कि आप सोए क्यों नहीं हो, आप सो जाओ। तो मुझसे ये बोलते कि हाँ मैं अभी सो रहा हूँ, मैं अभी सो ही रहा था, मेरी नींद खुल गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बस ऐसे ही बहाना बना देते थे और कई कई टाइम तक वो बाथरूम में ही रहते थे। मेरे को तब समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था कि बस ऐसे ही, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद अपने आप में ही इतना प्रॉब्लम में चल रही थी, तो मैं इतना ध्यान ही नहीं दे रही थी कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, वो किस टेंशन में है इस वक्त। मुझे कुछ भी नहीं एहसास हुआ उस चीज का। फिर सब कुछ जब मेरी मेरी सिस्टर की शादी थी उस टाइम पर, 9 दिसंबर की मेरी बहन की शादी थी और हमने टिकट निकाली थी आगरा जाने की 16 नवंबर की। लेकिन डॉक्टर ने जब इनको कैंसर बताया तो इन्होंने मेरी टिकट, हमारी जो टिकट थी आगरा जाने की, वो इन्होंने कैंसिल कर दी डॉक्टर के कहने से कि नहीं, अभी अभी आप आगरा जाने का प्लान मत करो, क्योंकि अभी इनकी कंडीशन ठीक नहीं है और इनका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। पर जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। फिर जो मेरी 16 तारीख की जो टिकट कैंसिल की थी ट्रेन की आगरा जाने की, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वो आईसीयू में एडमिट थी और वो आगरा में ही थी। हमारे पास में फ़ोन आया कि उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर 19 नवंबर की टिकट निकाली आगरा जाने की। तब मैं लास्ट उसी दिन डॉक्टर के पास गई ड्रेसिंग के लिए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप क्यों जा रहे हो आगरा, आप इधर ही रहो, आपका ट्रीटमेंट है, अभी ट्रीटमेंट करना है आपका, ये स्टिच भी करना है। तो उस दिन उन्होंने स्टिच कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया कि आप मत जाओ, उनके दूसरे भी तो बेटे होंगे, वो संभाल लेंगे। मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बताया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को अपने केबिन में बुलाया और उनसे मना किया कि अभी मत लेकर के जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मेरी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, मुझे जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका सिर्फ ड्रेसिंग कराते रहना और देखते रहना। लेकिन अभी तक मेरे को नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है करके। हम लोग आगरा चले गए और आगरा जैसे ही गए तो फिर वहाँ पे मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए मेरी ड्रेसिंग के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने वो गायनी थी, तो उन्होंने फिर मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया। तो उन्होंने देखा कि मेरा जो बच्चा है उसके पास में पानी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि इनके ड्रिप लगेगी, क्योंकि इनके बच्चे के पास में पानी नहीं है और इनका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि मैं भूल गई कि मेरे पेट में बच्चा भी है और मैं उसका मूवमेंट भी नहीं फ़ील कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा अपने आप में, मतलब इतनी स्ट्रेस में चल रही थी, इतना पेन में थी कि मैं भूल ही गई कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। फिर उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, सब कुछ हुआ। फिर जब फाइनल उसकी जो रिपोर्ट आई थी कैंसर की, वो आई 20 नवंबर को। यानी हम नहीं, 19 नवंबर को हम ट्रेन में बैठे, 20 नवंबर को हम पहुंच गए और उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 24 नवंबर को। उस समय मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला था वो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप भी एक महिला हैं तो अपनी सेहत को कभी इग्नोर मत कीजिए। आगे क्या हुआ, मुझे पहली बार कब पता चला कि मुझे कैंसर है,
ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।